विषय आप लोगों ने मुझे दिया है, हिंदी का वैश्विक परिदृश्य, चुनौतियां और संभावनाएं। मैं इसके बारे में कुछ बिंदु रखना चाहता हूं, ज्यादा मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि कई सेशन होने और अनेक लोगों को इसमें भाग लेना है। पहली चीज ये कि हिंदी के बारे में हमारी जो भी समझ है वो हिंदी के पॉपुलर मीडिया और उसके द्वारा जो हिंदी पॉपुलिज्म पैदा किया गया उसके जरिए बनी हुई समझ है। हिंदी जनप्रिय इसलिए नहीं है कि हिंदी का शेक्सपियर या आधुनिक काल का जो हिंदी का कोई शेक्सपियर जैसा लेखक, बड़ा लेखक सारी दुनिया में जनप्रिय हो। हम लोगों ने किया यह है कि हिंदी पर बात करते समय हिंदी तो हिंदी पर बात करते समय ये एक पहली जो जरूरत है, या किसी भी भाषा में बात करते समय, वो ये कि ये जो मीडिया पॉपुलिज्म है और मीडिया के जरिए जो इमेज बनी है उससे हमें लैंग्वेज को अलग रख के देखना चाहिए। अंततः तो मीडिया पॉपुलिज्म के आधार पर अगर इमेज बनाएंगे और उसके आधार पर चीजों के बारे में विश्लेषण करेंगे तो दिक्कत होगी। मतलब एक छोटी सी चीज है जिस पर कि हम लोग सोचें कायदे से, वो ये कि जैसे यूरोप के तमाम रोमांटिसिज्म के राइटर्स पॉपुलर हैं, शैली हैं, वायरन हैं, सारी दुनिया में पॉपुलर हैं, सारी दुनिया में पढ़ाए जाते हैं। रोमांटिसिज्म एक पूरे के पूरे एक आंदोलन के तौर पर पढ़ाया जाता है। हिंदी का तो कोई आंदोलन इस तरह से पॉपुलर नहीं है, कोई चीज ऐसी पॉपुलर नहीं है जिसको को पढ़ाया जाता हो दूसरे पाठ्यक्रमों में। इसलिए मैं एक बहुत छोटी सी चीज कहना चाहता हूं कि जब हम हिंदी पर विचार करें तो हिंदी पर विचार करते समय ये जो मीडिया जनित जो पॉपुलिज्म है इससे हम लैंग्वेज को अलग करके देखें। ये जो मीडिया जनित जो पॉपुलिज्म है इसकी एक मुश्किल यह है जिसमें कि हिंदी और हिंदी का पूरा विमर्श और हम सारे हिंदी के अध्यापक फंसे हुए हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे विमर्श को, इसको हिंदी मीडिया पॉपुलिज्म के दायरे के बाहर लाके बहुत ही क्रिटिकली देखने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोगों की आदत है कि हम इससे बहुत खुश होते हैं कि शाहरुख खान की फिल्म कितनी जनप्रिय है। हम इससे बहुत खुश थे पहले नेहरू जी के जमाने में कि राज कपूर कितने पॉपुलर हैं। हम इससे बहुत खुश थे कि हमारे यहां का कौन सा फिल्मी गाना सबसे ज्यादा दुनिया में गाया जाता है। एक जमाने में मिथुन चक्रवर्ती पॉपुलर थे, एक जमाने में राज कपूर जनप्रिय थे, अब इधर शाहरुख खान जनप्रिय हैं, या अभी और कोई और हीरो हीरोइन आएगा वो जनप्रिय हो जाएगा। तो ये जो मीडिया पॉपुलिज्म है, इस मीडिया पॉपुलिज्म से हिंदी को नहीं देखा जाना चाहिए। चिंता इससे ज्यादा सीरियस है। हिंदी के बारे में जो हमारी इमेज धारणा पिछले 70 साल के डेमोक्रेसी के विकास में बनी है, उनको एकदम गहराई में जाके छानबीन उनकी करने की जरूरत है और क्रिटिकली छानबीन करने की जरूरत है। हिंदी के पॉपुलिज्म में जिस तरह से मीडिया की बहुत सक्रिय भूमिका है, जिसमें मास मीडिया के तमाम जो मीडियम है वो सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, उसी तरह हिंदी के पॉपुलिज्म के विकास में पॉलिटिकल जो रेटोरिक है, भाषण कला है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हिंदी इसलिए जनप्रिय नहीं है कि हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को दुनिया के सभी साहित्य के क्षेत्रों में स्थान दिया जाता है। हिंदी जनप्रिय इसलिए है क्योंकि पहले नेहरू जी बहुत अच्छा बोलते थे, इंदिरा गांधी बहुत अच्छा बोलती थी, अभी पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा बोलते हैं। तो हिंदी के पॉपुलिज्म के पीछे जो नायक केंद्रित जो ये पॉलिटिकल जो समझ है, ये समझ एक दूसरा बड़ा फैक्टर है जिसने कि हिंदी को पॉपुलर बनाने में और हिंदी के पॉपुलिज्म को विकसित करने में केंद्रीय भूमिका अदा की है। लिटरेचर की इसमें भूमिका नहीं है।
यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। भाषा की इसमें भूमिका नहीं है, यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अगर यह हमें गलतफहमी है कि भाषा इससे जनप्रिय हुई है, तो ये बहुत ही जिसे कहें कि दुखद होगा हमारे लिए इस तरह से सोचना। पहली चीज यह है कि हिंदी पर बात करते समय एक तो यह कि हिंदी को नायक केंद्रित ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए, और दूसरा यह कि मीडिया केंद्रित जो पॉपुलिज्म है उसके आधार पर हिंदी को नहीं देखा जाना चाहिए। तब हिंदी की शक्ति, सीमा, संभावनाएं, इनको हम खोज सकते हैं और खोल सकते हैं। यह सच है कि हिंदी एक बड़े हिस्से में बोली जाती है। यह भी सच है कि हिंदी का जनमाध्यम बहुत ही जनप्रिय है, यह भी सच है। लेकिन इससे क्या हिंदी की ताकत का अंदाजा लगता है? अगर हिंदी की ताकत का इससे अंदाजा लग सकता है, तो मैं एक छोटी सी चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं। पिछले 70 साल में कोई भी ऐसा संस्थान हम विकसित क्यों नहीं कर पाए जो कि हिंदी लैंग्वेज के एक प्रतीक के तौर पर जिसकी भूमिका को हम रेखांकित कर सकें। साधारण सी चीज है, चाइना की आज जो ताकत है या रशिया की आज जो ताकत है, जापान की आज जो ताकत है, वो ताकत इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा को इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज के तौर पर विकसित किया। भारत का यह दुर्भाग्य है कि भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, हमने किसी भी भाषा को इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज के तौर पर विकसित नहीं किया। हमारी इंस्टीट्यूशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है। तो हिंदी के लिए यह चुनौती है कि हिंदी अपने विकास के लिए किस दिशा में जाए। तो हिंदी का जो डिस्कोर्स है वो किस पर आधारित है? थोड़ी देर ठंडे दिमाग से हम लोग सोचें। जिस हिंदी सिनेमा पर हम इतना गर्व करते हैं, उस हिंदी सिनेमा की सन 77 तक 78 तक अधिकतर स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती थी, हिंदी में नहीं लिखी जाती थी। और उसके बाद में जो हिंदी सिनेमा में जो रेला आया है, उसमें अब स्क्रिप्ट जो है और उसके जो डायलॉग जो है वो अभिनेता अभिनेत्रियों को याद कराने के लिए दूसरी भाषाओं में लिखे जाते हैं। हिंदी अगर मीडिया में और खासतौर पर दृश्य माध्यमों में इतनी जनप्रिय है, तो हमें यह सोचना चाहिए कि हिंदी की जनप्रियता के आधार के तौर पर जो चीज सबसे ज्यादा खपत जिसकी होती है वो है विज्ञापन। विज्ञापनों में अधिकतर विज्ञापन ट्रांसलेशन के फॉर्म में हिंदी में आते हैं। अभी भी 90% से ज्यादा विज्ञापन अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और कंसीव किए जाते हैं। भाषा की ताकत का विकास तब होता है जब भाषा में कंसीव किया जाए, कोई अवधारणात्मक सोच विकसित किया जाए, उसे उसकी रिसर्च उस भाषा में की जाए। मसलन मैं एक साबुन खरीदना चाहता हूं, पियर सोप खरीदना चाहता हूं, और पियर सोप की मैं रिसर्च भी पढ़ना चाहता हूं कि पियर सोप की मार्केटिंग के लिए किस तरह की रिसर्च की गई। तो क्या वो रिसर्च हिंदी में है? क्या वो रिसर्च मेरे स्कॉलर को देखने के लिए मिल सकती है? नहीं, क्योंकि वो रिसर्च अंग्रेजी में की गई है और हिंदी अभी भी बाजार की भाषा या मार्केटिंग की लैंग्वेज नहीं बन पाई है। 50 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हिंदी बोलते हैं, 50 करोड़ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, इस पर हम लोग गर्व करते हैं, लेकिन हमने मार्केटिंग की लैंग्वेज किसे बनाया है? मार्केटिंग की लैंग्वेज हिंदी नहीं है। तो हिंदी के सामने पहली चुनौती है कि वह मार्केटिंग की लैंग्वेज बने, वह मार्केट की भाषा बने। आप किसी भी मॉल में जाइए, आप सामान खरीदिए और सामान खरीद के कहिए कि आप हमें स्लिप दीजिए, बिल दीजिए। आप देखिए वह बिल किस भाषा में आता है। आप दिल्ली में खरीदारी करेंगे, बनारस में खरीदारी करेंगे, इलाहाबाद में खरीदारी करेंगे और बिल आएगा आपके पास में अंग्रेजी में। आप जापान में जाइए, आप मॉस्को में जाइए, आप टोक्यो में जाइए, आप चाइना में बीजिंग में जाइए, आपको उसकी भाषा में बिल मिलेगा, अंग्रेजी में बिल नहीं मिलेगा। तो भाषा की ताकत कहां से बढ़ती है?
भाषा की ताकत तब बढ़ती है जब भाषा मार्केटिंग की लैंग्वेज में अपना रूपांतरण करती है। हमारे यहां की सारी विज्ञापन कंपनियां और उनका पूरा का पूरा सिस्टम, जो विज्ञापन बनाने का सिस्टम है, उसका जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्शन है, वो अंग्रेजी केंद्रित है। हम उसे बदल नहीं पाए। चाइना में विज्ञापन चाइनीज में तैयार हो सकता है, मूल रूप से चाइनीज में कंसीव किया जा सकता है, जापानीज का विज्ञापन जापानीज में कंसीव किया जा सकता है, लेकिन हिंदी का विज्ञापन हिंदी में कंसीव नहीं किया जा सकता। किस बात पर खुश हो हम? 70 साल में अगर हम अपने मार्केट की भाषा के तौर पर हिंदी विकसित नहीं कर पाए हैं, तो यह मेरे लिए चिंता की चीज है और यह मेरे लिए शर्म की चीज है। आपके पास विश्वविद्यालय के विभाग हैं। आप यह कहिए कि आपके पास में जो चुनौती है, वो चुनौती है पाठ्यक्रम केंद्रित हिंदी के पठन पाठन और उससे जुड़ी हुई समस्याओं की। और मैं एक छोटी सी चीज बता रहा हूं और बहुत ही सीरियसली कह रहा हूं ये बात। गुवाहाटी विश्वविद्यालय हिंदुस्तान में ही है, नमूना बता रहा हूं मैं खाली। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में अभी भी हिंदी में जो पीएचडी की जाती है और लिखी जाती है, वो पीएचडी अंग्रेजी में लिखी जाती है, हिंदी में नहीं। हिंदी की पीएचडी अंग्रेजी में लिखी जाती है। और यह सिलसिला 50 साल से जारी है। वहां एक साधारण सी चीज हम अपने देश में निर्मित नहीं कर पाए कि हिंदी की थीसिस हिंदी के विभाग में हिंदी में लिखी जाए। गर्व किस बात पर है हमें? किस चीज पर गर्व है हमें? हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर। जो मैंने आपसे कहा कि हिंदी का एक है पॉपुलिज्म। हम अमूमन हिंदी के पॉपुलिज्म और मीडिया पॉपुलिज्म के शिकार होते हैं। हम हमेशा हिंदी के जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में जो हिंदी का पॉपुलिज्म है, उसके शिकार होते हैं। हम हिंदी के प्रोफेसर हैं, हिंदी के शिक्षक हैं। हमारे ऊपर हिंदी की गंभीर विचार विमर्श की जिम्मेदारी है। तो पहली जो सीढ़ी है जहां से हिंदी की चुनौती मुझे लगता है, वो ये कि हिंदी की सबसे बड़ी चुनौती है कि हिंदी को मार्केटिंग की लैंग्वेज के तौर पर कन्वर्ट किया जाए। और मार्केटिंग की लैंग्वेज के तौर पर अगर हिंदी को कन्वर्ट करेंगे, तो जाहिर है कि आपके पाठ्यक्रम फिर वैसे नहीं रहेंगे जो अब तक पढ़ाते रहे हैं। हमारे यहां जो हिंदी के प्रोफेसर हैं, वो तो स्थिति इतनी बदतर है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो इतना विशाल महान विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय में जिस समय मैं पढ़ता था, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं। उस विश्वविद्यालय में एक सेंटर है जिसमें कि हिंदी उर्दू के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं, भारतीय भाषा केंद्र। वहां पहली बार जब मीडिया का पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, तो हिंदी में उसका विरोध हुआ और उर्दू में वो खुल गया। हिंदी में नहीं खुल पाया। हिंदी में अभी भी लोग मीडिया को और पॉपुलर कल्चर को अनटचेबल मानते हैं और ये मानते हैं कि इनकी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। अगर हिंदी का विद्यार्थी या साहित्य का विद्यार्थी पॉपुलर कल्चर न पढ़ेगा और न जानेगा, तो वो अपनी भाषा को मार्केट की भाषा में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो मार्केट में क्या चल रहा है इसे समझ नहीं सकता। तो हमारे यहां तो एक हेट्रेड भरा हुआ है हिंदी के शिक्षकों में कि ये मीडिया पढ़ाते हैं, ये मीडिया पर लिखते हैं। तो हिंदी का जो दूसरा जो बड़ा क्षेत्र है, जो कि पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, हमारे यहां जो पाठ्यक्रम की जो चुनौती है और पाठ्यक्रम की जो सीमाएं हैं, वो पाठ्यक्रम की सीमाएं क्या हैं जिस पर हम लोग गर्वित होते हैं? हमने क्या अपने पाठ्यक्रम को पॉपुलर कल्चर के संदर्भ में रीडिफाइन किया? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मसलन हमारे यहां नागार्जुन पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं, तो क्या हमने शंकर शैलेंद्र के गीत पाठ्यक्रम में सजेस्ट किया कि शंकर शैलेंद्र के गीत पढ़ाए जाएं? क्यों नहीं पढ़ाए जाएंगे?
शंकर शैलेंद्र की कविता बेहतरीन कविता है जिसको करोड़ों लोग सुनते हैं और गाते हैं। शंकर शैलेंद्र का अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने सिनेमा के लिए गीत लिखे, लेकिन आप उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि आपके यहां पॉपुलर कल्चर जो है वो अनटचेबल है। पता कीजिए, पता कीजिए, परीक्षा गृह पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा सकता है, गोदान पढ़ाया जा सकता है, क्या देवकीनंदन खत्री का उपन्यास पढ़ाया जा सकता है? नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि आपके यहां पॉपुलर कल्चर को अनटचेबल मानते हैं। यह आज की नहीं पुरानी बीमारी है। तो दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि हिंदी को अगर इस घेटों से, ये जो साहित्य का जो एक घेटो, एक बंद समाज है, इस बंद समाज को खोलना होगा। और इस बंद समाज को खोलने के लिए जरूरी है कि पॉपुलर कल्चर के संदर्भ में हिंदी के पाठ्यक्रमों को नए सिरे से सजाया और संवारा जाए। हिंदी के शिक्षकों के नए सिरे से औजार शिक्षण के बदले जाएं। हमने एक ऐसा जो पूरा का पूरा तंत्र विकसित किया है कि हिंदी का जो विद्यार्थी है और हिंदी का जो शिक्षक है वो एमए करने के बाद में उसको बाजार समझ में नहीं आता, पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद उसे क्लास के बाहर की दुनिया पकड़ में नहीं आती। वो जितना अज्ञानी भाव से हिंदी में दाखिल हुआ था उतने ही बड़े अज्ञानी भाव को लेकर वो हिंदी से बाहर जाता है। उसके पास डिग्री तो होती है एमए की, उसके पास पीएचडी होती है हिंदी की, लेकिन उसके पास में हिंदी जगत की फीलिंग्स नहीं होती कि हिंदी जगत की फीलिंग्स क्या हैं। वो हिंदी जगत की अनुभूतियों और आदतों, संस्कारों को विश्लेषण करने की उसके पास क्षमता नहीं होती। वो किसी कवि की कविता की व्याख्या तो कर देगा, लेकिन उसे वो जीवन से जोड़ने में असमर्थ होता है। तो मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो दूसरी चुनौती है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को हम खाली हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम तक सीमित न रखें। हमने जो अपना ढांचा बनाया हुआ है उसमें हमने हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम की जो भाषा है और उसका जो पढ़ाने का जो एक स्टीरियोटाइप ट्रेडिशनल तरीका है हमने उस तक अपने को सीमित किया हुआ है। हम इसके लिए तैयार ही नहीं है कि हम नए किस्म के माध्यमों का, नए किस्म की दुनिया का और नए किस्म के जो मीडियम है उनका, उनकी अंतर क्रियाओं का अपने पाठ्यक्रम के साथ समावेश करें। तो ये जो पाठ्यक्रम केंद्रित जो हिंदी और हिंदी का विश्व जगत है, इस विश्व जगत को बदलना चाहिए। ये दूसरी बड़ी चुनौती है क्योंकि आपके यहां हिंदी में जो प्रोफेसर हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं थोक के हिसाब से, हर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और ये इनमें अधिकतर वो लोग हैं जो कि पॉपुलर कल्चर से नफरत करते हैं। पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए आज के जमाने में किसी भी विद्यार्थी को ताकतवर बनाने के लिए, किसी भी शिक्षक को ताकतवर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके पास में पॉपुलर कल्चर की सही समझ हो और वह उसके औजारों से वाकिफ हो कि पॉपुलर कल्चर को कैसे देखा जाए। तो आप तो अभी देवकीनंदन खत्री को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाए साहित्य में, शंकर शैलेंद्र को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? आप खुश किस बात पर हैं? राज कपूर के गाने दुनिया में कैसे गाए जाते हैं, लेकिन कभी हमने पलट के यह सवाल किया कि हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शंकर शैलेंद्र के गीत जो कि जनप्रिय थे वे क्यों नहीं शामिल हुए? हमने क्यों नहीं यह सवाल किया? मैं बरसों से इस बात पर लिखता रहा हूं, बोलता रहा हूं, क्योंकि हमने एक साहित्य का एक ऐसा दायरा बनाया जहां के साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में रहेगा, वह मास कल्चर के एरिया में दाखिल नहीं होगा। और मास कल्चर एकदम अनटचेबल कल्चर है, मास मीडिया एकदम अनटचेबल मीडिया है।
मास मीडिया में हिंदी देख के हम खुश होंगे, लेकिन मास मीडिया में छपी हुई कहानी पढ़ाने की हमारे पास क्षमता नहीं है। पता किया जाना चाहिए कि हिंदी के जो पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं उन पाठ्यक्रमों में कितनी ऐसी कहानियां पढ़ाई जा रही हैं जो दैनिक अखबार में छपी थी। कितने ऐसे पाठ्यक्रम हैं जहां पर कि दैनिक अखबार की लैंग्वेज पढ़ाई जाती हो। ये सवाल है, ये चुनौती है। अगर मीडिया भाषा बनाता है और मीडिया भाषा का विस्तार करता है तो मीडिया में जो भाषा आ रही है उसकी बात की जानी चाहिए। अगर सिनेमा से हिंदी का विकास हो रहा है तो सिनेमा की भाषा को हिंदी में पढ़ाया जाना चाहिए। हम गर्वित होते हैं कि हमारा टेलीविजन इतना विशाल, इतना बड़ा कि सारी दुनिया देख रही है, सीरियल इतने अच्छे कि सारी दुनिया देख रही है, तो सीरियल की भाषा पढ़ाई जानी चाहिए हिंदी। लेकिन आप तो पढ़ाएंगे नहीं। आप क्लास में पूछ के देखिए, विद्यार्थी कहानियां ज्यादा पढ़ रहे हैं, किताब में लिखी हुई कहानी ज्यादा पढ़ रहे हैं कि सीरियल ज्यादा देख रहे हैं? एटीट्यूड, हिंदी के पठन पाठन का जो एटीट्यूड हमने विकसित किया, उस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। हमारा जो एटीट्यूड है वो पूरा का पूरा एकदम 19वीं शताब्दी के फ्रेमवर्क से चल रहा है, और ये फ्रेमवर्क अपने आप में कहीं नहीं ले जाता सिवाय इसके कि एक अंधे कुएं में हम चले जाएं। हमारे गुरुवार नामवर सिंह इसे अंधलोकवाद कहते थे। सो हिंदी एक खास तरह के अंधलोकवाद का शिकार है। हम खुश हैं इसमें। एक अन्य पहलू जिस पर के कायदे से सोचने की जरूरत है वो ये कि ये जो हिंदी है, इस हिंदी का जो विकास है, इस हिंदी के विकास का कोई अर्थशास्त्र भी है कि नहीं है? हिंदी के विकास की अगर कोई इकोनॉमी है तो वो पॉलिटिकल इकोनॉमी से किसी तरह से जुड़ी हुई है कि नहीं है? हमने जो एक ऐसा सिस्टम बनाया है, मसलन मैं एक छोटी सी चीज कह रहा हूं और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये आखिरी चीज है फिलहाल के वक्तव्य में। 9/11 की घटना के बाद हिंदी की भाषिक संरचना में क्या बदलाव आए हैं, और खासतौर पर जनमाध्यमों की भाषिक संरचना में क्या बदलाव आए हैं? 9/11 की घटना का खाली अमेरिका के लिए महत्व नहीं है, 9/11 की घटना का खाली यूरोप के लिए महत्व नहीं है, 9/11 की घटना का हिंदुस्तान के लिए भी बहुत महत्व है। हमने कभी सोचा ही नहीं इस बात पर कि 9/11 की घटना जो है वो हिंदुस्तान में और खासतौर पर हिंदी के परिदृश्य को कैसे एकदम बदल सकती है। नाइन 11 की घटना के बाद हिंदी का जो परिदृश्य है वो हिंदी अब सामान्य संस्कृति की और सभ्यता की भाषा नहीं बल्कि युद्ध की भाषा में कन्वर्ट हो चुकी है। मीडिया के जितने टॉक शो हैं वो डिफरेंट चैनल्स पर जो एक लंबे समय से हिंदी को कंटिन्यूअसली एक तरह से युद्ध की भाषा और लंपटों की भाषा में रूपांतरित किया जा चुका है। हमने कभी सोचा ही नहीं, हम ये दिमाग पर जोर डालने के लिए ही तैयार नहीं है कि भाषा कैसे धीरे 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 प्रतीकात्मक तरीके से हमारे रगों में वायलेंस को, हिंसा को सुगम, सुलभ और सुसंगत बनाती चली जा रही है। हमने भाषा का प्रयोग किया था कि वह हमें ज्यादा से ज्यादा कल्चर्ड बनाएगी, ज्यादा से ज्यादा अच्छा मनुष्य बनाएगी, लेकिन भाषा के अंदर हमने यह कल्पना नहीं की थी कि भाषा अचानक युद्ध की भाषा में बदल जाएगी। और जब हमने 9/11 की घटना के बाद में जब भाषा युद्ध की भाषा में बदली तो उसने घृणा की भाषा के चरणों में अपने को दाखिल किया, और यह एक बड़ा पैराडाइम है जिसने कि हिंदी के पूरे परिदृश्य को एकदम बदल दिया है। आज हिंदी युद्ध की भाषा, घृणा की भाषा और लंपटों की भाषा में बदली जा चुकी है।
मैं नहीं जानता कि ये जो हिंदी सिनेमा में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, मैं डिटेल्स नहीं जाना चाहता उनके। हिंदी के टेलीविजन के वे शो जो कि 2014 के पहले के हैं और वे शो जो 2014 के बाद के हैं, उठा के देखे जा सकते हैं टॉक शो। मैं लिख चुका हूं इस पर, वो किताबों में अवेलेबल है कि कैसे युद्ध की भाषा में हिंदी की भाषा बदली। संभवतः मैं पहला व्यक्ति था जिसने के हिंदी के युद्ध की भाषा के रूपांतरण पर सबसे पहले लिखा था। यह मेरी चिंता का क्षेत्र है, यह मेरे लिए चुनौती है, यह हिंदी के क्षेत्र के मैं काम करने वाले लोगों के लिए चुनौती है कि हिंदी संस्कृति और सभ्यता की भाषा थी, अब उसे हिंदी को युद्ध और घृणा की भाषा में तब्दील किया जा चुका है। और यह एक बड़ी जगह है जहां पर कि हमारे सामने गंभीर सवाल खड़े हैं। सवाल क्या है? सवाल यह है वो ये कि जब आपने युद्ध और घृणा की भाषा में हिंदी को तब्दील किया तो आप किस चीज में मजा लेने लगे? ज्यादा से ज्यादा टॉक शो ऐसे आ रहे हैं जिनका रैशनल या विवेकवादी जो परंपरा है उससे कोई संबंध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा टॉक शो, ज्यादा से ज्यादा भाषिक प्रयोग ऐसे आ रहे हैं जिनका के सत्य से कोई संबंध नहीं है। और इसकी शुरुआत हुई कहां से? 9/11 की घटना से। और ये पूरा का पूरा ग्लोबल फ्लो अभी मीडिया में और खासतौर पर हिंदी मीडिया में जो युद्ध की भाषा और घृणा की भाषा, ये भाषा वह है जो कि इराक युद्ध के समय सद्दाम हुसैन के खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई, कोल्ड वार की राजनीति के तहत जो पूरी दुनिया में जो एक तरह की घृणा पैदा की गई, घृणा और युद्ध की भाषा को एक कॉमन भाषा बनाया गया। हिंदी अब उस दायरे में दाखिल हो चुकी है। अब हिंदी भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है, बल्कि हिंदी शीत युद्ध राजनीति की, अमेरिकी राजनीति के एक तरह से सांस्कृतिक प्रकल्प की भाषा बन चुकी है। जो हेट्रेट आपको इराक के बारे में मिलेगी, वही हेट्रेट आपको हिंदुस्तान में और दूसरे समुदायों के बारे में मिलेगी। हमारी हिंदी में इतनी घृणा नहीं थी, हिंदी युद्ध की भाषा नहीं थी। इवन यहां तक कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भी हिंदी युद्ध की भाषा नहीं थी। लेकिन अब तो हिंदी में जो भी कुछ आ रहा है, जो कुछ लिखा जा रहा है और जो कुछ सबसे ज्यादा कम्युनिकेट हो रहा है, वो किस भाषा में कम्युनिकेट हो रहा है? वो ज्यादा से ज्यादा युद्ध की भाषा में कम्युनिकेट हो रहा है, जिसमें कि अविवेकवाद उसकी धुरी है। एक अन्य चीज जो इसी से जुड़ी हुई है वो ये कि युद्ध की भाषा की सबसे शानदार चीज यह है कि आप भाषा को उसके सही अर्थ के साथ नहीं देखते, भाषा को यथार्थ के साथ जोड़कर नहीं देखते। जो नई जो युद्ध की भाषा विकसित की अमेरिका ने, अमेरिकी माध्यमों ने, जिसको कि हमने एडॉप्ट किया, जिसको हमारे विज्ञापनों ने एडॉप्ट किया, जिसको हमारे दैनिक अखबारों ने एडॉप्ट किया, यह ऐसी भाषा है जिसका कि हिंदी के वास्तविक जगत से कोई संबंध नहीं है। संजय दत्त ने एक जमाने में ऐसी अनेक फिल्में की हैं जो वे ऐसी टपोरी की भाषा, जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो टपोरी की भाषा कहां बोली जाती है? टपोरी की भाषा हिंदी भाषी क्षेत्र में कहीं नहीं बोली जाती, कोई समुदाय नहीं बोलता। हमारे अंदर कोई किसी भी किस्म की ग्लानि नहीं होती। टपोरी की भाषा सुन के हम लोग कभी सोचते ही नहीं है कि ये एकदम रूटलेस लैंग्वेज है, लेकिन अभी वो एक कॉमन लैंग्वेज है। इसलिए जो पियरे बोर्दियो कहते हैं कि भाषा में जो वायलेंस होता है वो सिंबॉलिकली आपके जेहन में उतारा जाता है, प्रतीकों के माध्यम से उतारा जाता है। हमें उन माध्यमों के अंदर प्रचलित प्रतीकों की, उन नायकों की को चिन्हित करना होगा जो युद्ध की भाषा या घृणा की भाषा का प्रचार और प्रसार करते रहे हैं।
सो हिंदी की यह चुनौती है कि हिंदी को कैसे युद्ध की भाषा से और इस तरह के ये जो सिंबॉलिक जो वायलेंस है, ये प्रतीकात्मक हिंसाचार है जो कि लगातार प्रतिदिन घंटों होता रहता है, उस हिंसाचार से हम कैसे मुक्त हों। मेरे पास कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, मैं नहीं कह सकता जैसा जहां से मैंने शुरू किया था कि हिंदी का एक्सपेंशन हुआ। हिंदी का एक्सपेंशन इस सेंस में हुआ कि हिंदी के विभाग जगह जगह खोले हैं, लेकिन हिंदी ने क्या सचमुच में अपना विकास किया है? मसलन अगर मुझसे मेरा कोई विद्यार्थी पूछे कि सर मुझे यह बताइए कि पिछले 70 साल में हिंदी के ऐसे कितने शब्द हैं जो कि प्रचलन से बाहर हो गए, ऐसे कितने शब्द हैं जो नए प्रचलन में आ गए हिंदी के। अगर मेरा कोई विद्यार्थी मुझसे पूछा कि अवधी के, भोजपुरी के, मैथिली के, हिंदी भाषी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं के, बोलियों के, उर्दू के ऐसे कितने शब्द हैं जो हिंदी में चलन में थे और आज चलन से बाहर हो गए, या ऐसे कौन से नए शब्द हैं जो आ गए, क्या हमने ऐसी कोई रिसर्च की? क्या हमने किसी क्षेत्र विशेष, जिला विशेष, मसलन हम बनारस को लेकर रिसर्च कर सकते हैं, हम इलाहाबाद को लेकर रिसर्च कर सकते थे, लेकिन हमने कभी किया नहीं, हमने कोई काम नहीं किया ऐसा। हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास में कोई डाटा नहीं है, ऑफिशियल डाटा नहीं है कि पिछले 70 साल में हिंदी में कौन से ऐसे शब्द हैं जो हिंदी से बहिष्कृत कर दिए गए और ऐसे कौन से नए शब्द हैं दूसरी भाषाओं के जो हिंदी में समाहित कर लिए गए। हां, अगर भाषा समृद्ध हुई है और भाषा का विकास हुआ है तो हमें यह जानना ही होगा क्या हिंदी में समावेशीकरण की प्रक्रिया या सम्मिश्रण की प्रक्रिया सघन हुई है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, और आपके पाठ्यक्रमों से उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिससे आप उस जटिलता को समझ सकें। मसलन अगर आपको मैथिली पढ़ाने के लिए अगर लेक्चरर चाहिए, भोजपुरी पढ़ाने के लिए लेक्चरर चाहिए, तो मैथिली और भोजपुरी के लेक्चरर्स की जो डिग्री है वो हिंदुस्तान के कितने विश्वविद्यालयों में अवेलेबल है जहां से वो एमए कर सकता है? तो भोजपुरी में एमए करेगा कि नहीं करेगा विद्यार्थी? मैथिली में एमए करेगा कि नहीं करेगा? या भोजपुरी और मैथिली से एमए करने के लिए कनाडा जाएगा? सो भाषा के विकास की जरूरत यह है कि हिंदी का ही खाली विभाग में खुले, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये तमाम किस्म की जो भाषाएं हैं, हमने क्या किया कि भाषाओं में एक श्रेष्ठतावाद पैदा किया। हिंदी श्रेष्ठ भाषा है, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। हिंदी सबकी तरह एक भाषा है, जैसे भोजपुरी है, अवधी है, मैथिली है, तमाम भाषाएं उन भाषाओं में से एक भाषा है। ये भाषाओं के प्रति समानता बोध बेहद जरूरी है। श्रेष्ठता बोध या विशेष राइट्स, हिंदी को विशेष अधिकार हैं। हिंदी को क्यों विशेष अधिकार होंगे? आखिरी चुनौती यह है कि हिंदी को विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, सभी भाषाओं को विशेष अधिकार हैं, सभी भाषाओं को अधिकार होने चाहिए। हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा सिस्टम विकसित किया है जिसमें हिंदी को तो विशेष अधिकार हैं, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र की जो बोलियां और भाषाएं हैं उनको कोई अधिकार नहीं है। इसका दुष्परिणाम बता रहा हूं आपको क्या हुआ है। इसका दुष्परिणाम यह हुआ है कि हिंदी अभी भी हिंदी भाषी क्षेत्र में, आप बाजार जाइए, घर में जाइए, औरतों से बात कीजिए, सामान्य लोगों से जो बाजार में खरीदारी कर रहे हैं उनसे बात कीजिए और देखिए वे खड़ी बोली हिंदी में बात करते हैं या अपनी देशज बोली और भाषा में बात करते हैं। आप पाएंगे कि ज्यादातर लोग खड़ी बोली का, हिंदी का कम और अपनी देशज बोली और भाषा का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि लोकल लेवल पर हिंदी की ग्रोथ कैसी हुई है। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव आपको हरियाणा का बता रहा हूं। मैं आपको ये 1984-85 के बाद की बात है। 86-87 में मैं एक साल हरियाणा में रहा था मैं, तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि हरियाणा जो कि हिंदी का हार्टलैंड है, जहां से खड़ी बोली हिंदी पैदा हुई, वहां खड़ी बोली हिंदी में बोलना जो है वो विदेशी भाषा मानी जाती। खड़ी बोली हिंदी देशी भाषा नहीं मानी जाती। हरियाणवी देशी भाषा है या फिर यह है कि पंजाबी देशी भाषा है। तो हिंदी में पहली जो बड़ी चुनौती है वो यह है कि हिंदी अपने जो क्षेत्र की जो बोलियां और भाषाएं
उनके साथ में कैसे इंटरेक्ट करती है, उनका कैसे अपने अंदर समावेश करती है, उनको कैसे समान आधार देती है और स्पेस देती है। हमने क्या किया है, हिंदुस्तान के किसी भी हिंदी के विश्वविद्यालय में, बाहर की मैं नहीं जानता, हिंदुस्तान के किसी भी विश्वविद्यालय में अवधी भोजपुरी में, अरे हिंदी का सबसे बड़ा कवि कौन, जो भोजपुरी में आया, कबीर। लेकिन भोजपुरी की शिक्षा तो नहीं है। भक्ति काल के सबसे बड़े कबीर कौन, सूरदास, तुलसीदास। लेकिन अवधी और ब्रजभाषा की तो विशेष शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने जो हिंदी का जो पठन पाठन का ढांचा बनाया वो डिस्क्रिमिनेटरी बनाया, भेदभावपूर्ण बनाया, और इस ढांचे ने एक नई चुनौती पैदा की है कि अब हम सिंबॉलिकली सूरदास की 10 पद, 20 पद तुलसीदास के, 10 पद जो है कबीरदास के, हम ये पढ़ाते हैं सिंबॉलिकली। नहीं, हमें ये पैटर्न बदलना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हम पाठ्यक्रम केंद्रित हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह देखना होगा कि पाठ्यक्रम केंद्रित हिंदी के पाठ्यक्रम कैसे हैं, जो कि पाठ्यक्रम में क्या अन्य भाषाओं के समावेश की और विस्तार की संभावनाएं हैं। क्या हिंदी विभाग में जो लोग पढ़ाते हैं, पता किया जाना चाहिए ऐसे कितने शिक्षक हैं जो अपने हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं को जानते हैं। मैं अपनी कह सकता हूं, मैं ब्रजभाषा में पैदा हुआ था, लेकिन मैं ब्रजभाषा अच्छी नहीं जानता। मैं ब्रजभाषा भूल चुका हूं। पिछले 40 साल से मथुरा के बाहर निकलने का दुष्परिणाम यह निकला कि मेरे हाथ से ब्रजभाषा निकल गई। मेरी जैसी दशा अनेक लेखकों की और शिक्षकों की हो सकती है। तो वैश्विक हिंदी के चैलेंज को अगर हम रीडिफाइन करें तो कम से कम ये ग्लोबल इंग्लिश के पैटर्न पर रीडिफाइन न करें। ये अंग्रेजी वाले हैं, उनमें है ऐसे जो ये चर्चा करते रहते हैं। ये काल्पनिक कॉन्सेप्ट है, ये रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। रियल कॉन्सेप्ट होता तो बात ही दूसरी थी। मसलन संसद की कार्रवाई किस भाषा में लिखी जाएगी, प्रधानमंत्री के नोट्स किस भाषा में लिखे जाएंगे, फर्स्ट नोट किस भाषा में लिखा जाएगा। चाइना के राष्ट्रपति, चाइना की कैबिनेट का नोट्स चाइनीज में लिखा जाता है, रशिया की कैबिनेट का नोट रशियन में लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में का नोट्स हिंदी के लोग नहीं लिखते। हिंदी क्षेत्र से चुने जाने वाले प्रधानमंत्री भी नहीं लिखते। ये पिछले 70 साल का रिकॉर्ड है ये, क्योंकि हिंदी इंस्टीट्यूशन की लैंग्वेज नहीं है। हिंदी को हमने क्या किया है, अनुवाद की भाषा बनाया है, और ये अनुवाद की भाषा बनाना हिंदी का अवमूल्यन है। इससे हिंदी का विकास कम हुआ है। और जब हमने अनुवाद की भाषा बनाया तो देखना चाहिए एक्सचेंज कितना हो रहा है। हिंदी में तो ट्रांसलेशन हो रहे हैं, ट्रांसलेशन आ रहे हैं, लेकिन क्या, मैं 27 साल कलकत्ते में रहा हूं, मैं बंगला के हर बड़े लेखक की रचना हिंदी में मिल जाएगी आपको, लेकिन हिंदी के बड़े लेखक की रचना बंगला में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि बंगाली लोग जो है वो ट्रांसलेशन की भाषा पढ़ने में विश्वास ज्यादा नहीं करते। क्या हिंदी के रचनाएं तमिल में उसी स्पीड से छपती हैं जिस स्पीड से हिंदी में छपती हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदी ने अपने को एक कल्चरल एक्सचेंज की लैंग्वेज के तौर पर कल्टीवेट ही नहीं किया। हमारे यहां का सिस्टम इतना, मतलब जिसे कहें कि विषमतापूर्ण है कि हमारे यहां जो भाषाएं हैं वे कल्चरल एक्सचेंज का हिस्सा ही नहीं बन पाई। वे सिर्फ भाषण के रूप में कल्चरल एक्सचेंज है, इससे ज्यादा नहीं। सत्तर साल का डेमोक्रेसी का मेरा अनुभव यह है कि 70 साल में देशज भाषाओं का डिक्लाइन हुआ है, उनकी क्षति हुई है, उनके बोलने वालों की संख्याएं कम हुई हैं, उनके लिखने पढ़ने वालों की संख्याएं कम हुई हैं। क्यों हुआ है ये हमारे लिए चिंता की चीज नहीं है। अगर लोग तमिल में कामकाज नहीं कर पा रहे हैं तो ये मेरे लिए चिंता की चीज है। लोग हिंदी में कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, ये मेरे लिए चिंता की चीज है। मैं 2 अनुभव बता सकता हूं आपको, बंगाल का और हिंदी भाषी क्षेत्र का। बंगाल में सबसे ज्यादा अच्छे विद्यार्थी जिनके 95% से ऊपर नंबर आते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में,
जिसके विद्यार्थी के सबसे अच्छे नंबर आते हैं, वो विद्यार्थी, सबसे ज्यादा विद्यार्थी किस भाषा में फेल होते हैं? बांग्ला में। वही दशा हिंदी में भी है। हिंदी में भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट आए हैं यूपी के, उसमें 60% से अधिक विद्यार्थी फेल हुए हैं। और किस विषय में फेल हुए हैं? हिंदी में। हिंदी को हमने कल्टीवेट ही नहीं किया कि जो एक तरह से वो एक कल्चरल लैंग्वेज के तौर पर हम उसका विकास करें। हमारे यहां जो मध्य वर्ग पैदा हुआ है, वो मध्य वर्ग अपनी भाषा से नफरत करता है, वो अपनी भाषा से प्यार नहीं करता। बच्चों को सिखाया जाता है, मेरी भतीजी है जो कि छोटी सी भतीजी है, उसकी स्कूल की टीचर ने उसे सिखाया कि बेटा किसी से बात करो तो अंग्रेजी में बात करो। अगर बचपन से लोगों को यह संस्कार दिए जाएंगे कि वो बात करें तो अंग्रेजी में बात करें और अंग्रेजी में बोलें, तो जाहिर है कि देशज भाषाओं का विकास नहीं होगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि देखना चाहिए क्या हिंदी का विस्तार हो रहा है। जी नहीं, जब हमारे यहां छोटा सा बच्चा जो कि प्राइमरी में पढ़ता है, जिसका क्लास 1-2 में दाखिला हुआ है, उसको इंसिस्ट कर रहा है उसका टीचर कि वो अंग्रेजी में बोले और अंग्रेजी में संभाषण करे एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि हिंदी धीरे धीरे खिसक रही है। और यह चीज हमें पहचाननी चाहिए। हमारी मुश्किल यह है कि हम इसे पहचानने के लिए तैयार नहीं। हम खुश हैं कि इस बात पर शाहरुख खान की फिल्म, राज कपूर की फिल्म कितनी जनप्रिय हुई, हम यह देखने के लिए तैयार नहीं हैं क्या हम 70 साल में हिंदी भाषी क्षेत्र में कोई फिल्म सिटी बना पाए? नहीं बना पाए और नहीं बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, भविष्य में भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपके यहां वो कल्चर ही नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है। फिल्म सिटी बंगाल में बनी, कलकत्ता में बनी फिल्म सिटी, उसके बाद में बॉम्बे में बनी फिल्म सिटी, मद्रास में बनी, लेकिन फिल्म सिटी हैदराबाद में भी बनी, लेकिन फिल्म सिटी हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं बन पाई। जबकि हिंदी की फिल्में सबसे ज्यादा बनती हैं, हिंदी का कंज्यूमर सबसे ज्यादा है, हिंदी का टैलेंट सबसे ज्यादा है, लेकिन हिंदी के लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी और संस्कृति को लेकर जो दूरी है, अलगाव है, वो भी सबसे ज्यादा है। तो आपके अंदर अगर टेक्नोलॉजी और कल्चर को लेकर लगाव नहीं होगा तो आप अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकते। हमारे यहां टेक्नोलॉजी का मतलब यह मोबाइल लेना, सर्वे करके देख लें हम लोग, जिन लोगों के पास मोबाइल है, जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कंप्यूटर ना हो। हम में से अधिकतर लोग यूनिकोड फॉन्ट का, हिंदी के यूनिकोड फॉन्ट का इस्तेमाल नहीं करते। हिंदी बचेगी कैसे? सिर्फ शिक्षकों के जरिए, सिर्फ एमए बीए की डिग्री के जरिए कभी नहीं बचेगी। हिंदी बचेगी पठन पाठन से, हिंदी की शिक्षा से। हिंदी की शिक्षा को हम हीन भावबोध के साथ देखते हैं, हिंदी के शिक्षक को हम घृणा की नजर से देखते हैं, एक सेकंड ग्रेड टीचर की तरह देखते हैं। भाषा के प्रति, भाषा के शिक्षक के प्रति अगर हमारे अंदर सम्मान नहीं है तो आप हिंदी का सर ऊंचा नहीं कर सकते। हमारे अंदर जो हिंदी भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी समाज है और हिंदी भाषी जो राजनीति है, उसके अंदर हिंदी के इस्तेमाल की तो प्रवृत्ति है, लेकिन हिंदी के प्रति सम्मान की प्रवृत्ति नहीं है। हिंदी शिक्षकों की स्थिति क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कलकत्ते में किसी भी दुकान पर जाता था और कहता था मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे जो गर्व के साथ में और सम्मान के साथ में मुझसे पेश आते थे लोग। और ये मेरी नहीं, वहां अगर एक स्कूल की शिक्षक भी अगर कहे कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूं, तो शिक्षक का दर्जा बंगाल के समाज में बहुत ऊंचा था, आज भी है। और हिंदी भाषी क्षेत्र में आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं, तब भी मोहल्ले का आदमी आपको घास डालने के लिए तैयार नहीं है, वो सम्मान की नजर से बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप कितने बड़े आलोचक रहे, लेखक रहे, हिंदी भाषी क्षेत्र में उसका कोई सम्मान नहीं है। तो जिस समाज में हिंदी के लेखक का, हिंदी की भाषा का, हिंदी के बुद्धिजीवियों का सम्मान न हो, वहां हिंदी का दर्जा ऊंचा कैसे हो सकता है, यह मेरी तो समझ में नहीं आता। आप यहां से सोचिए कि बंगाल में कोई घर ऐसा नहीं है जहां रविंद्रनाथ जनप्रिय न हो। कोई यंग बच्चा नहीं है जिसमें रविंद्रनाथ की कविता न पढ़ी हो। और आप सर्वे करके देखिए, आप 100 स्त्रियों के सर्वे करके देखिए, 100 स्त्रियों में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने हिंदी के उपन्यास पढ़े हैं और पढ़ती हैं लगातार। बंगाल में आपको हर घर में
शरत चंद्र और बंकिम चंद्र के उपन्यास मिल जाएंगे। हमारे यहां तो पढ़ी लिखी औरतें साहित्य के बारे में जानती नहीं, वो कहती हैं अरे ये कौन थे निराला, ये कौन थे भारतेंदु। आप जो लड़की हिंदी नहीं पढ़ी और एमएससी कर रही है जूलॉजी में, बॉटनी में, फिजिक्स में, आप उससे बात करके देखिए, उसे नहीं मालूम कि हिंदी में प्रेमचंद नाम की कोई चीज थी। तो जहां इतना बड़ा गैप हो कि हिंदी क्षेत्र में ही रहने वाले लोग हिंदी के लेखकों से अनभिज्ञ हों, उनकी रचनाएं न पढ़ते हों, हिंदी की शिक्षित महिलाएं हिंदी के उपन्यास न पढ़ती हों, आप हिंदी के प्रति गौरव में बेवजह मीडिया के पॉपुलरिज्म के कारण डूबे हुए हैं। जी नहीं, हिंदी को अगर आप देखना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं बंगला पास में है, आप जाके देखिए कि बंगाल में बंगला लैंग्वेज के उपन्यास लेखक का प्रिंट ऑर्डर कितना जाता है। आप दिल्ली के बुक फेयर आप लोगों ने अटेंड किया है, सब लोगों ने अटेंड किया, आप लोगों ने, आपने कभी दिल्ली के बुक फेयर में कभी भी राजकमल की स्टॉल पर, जहां से कि सबसे ज्यादा उपन्यास छपते रहे हैं, राजपाल के स्टॉल पर जो सबसे ज्यादा उपन्यास छपते रहे हैं, आपने कभी भीड़ देखी लाइन लगा के उपन्यास खरीदने वालों की? मेरे कहने से आप कभी भी बंगाल जाइए और बंगला बुक फेयर में जाइए, जो इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, आप बंगाल के बंगाली जो साहित्य प्रकाशित करने वाली दुकान है, आप वहां जाएंगे तो 1-1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन में लगी उपन्यास खरीदने के लिए। इसे कहते हैं भाषा प्रेम। और हमारे यहां हमारे यहां तो बेचारा उपन्यासकार छटपटाता रहता है, कोई ऑटोग्राफ ले ले, कोई पूछ ले कि भाई मैं लेखक हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। हम किस रिलीजन में हैं? हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी पर हमें गर्व करना चाहिए। हिंदी पर गर्व हम तब करेंगे जब हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में लिखेंगे। हम हिंदी में न लिखना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं, न हम हिंदी के लेखक को, शिक्षक को, इंटेलेक्चुअल को सम्मान देना चाहते हैं। सम्मान का मतलब पुरस्कार देना नहीं है। तो हमने एक माहौल बनाया हुआ है, कैसा? हिंदी भाषी क्षेत्र में ही इंटेलिजेंसिया के प्रति घृणा का माहौल बनाया हुआ है, हिंदी लेखकों के प्रति अनटचेबल का माहौल बनाया हुआ है, सेकंड ग्रेड सिटीजन का माहौल बनाया हुआ है। मैं एक नहीं, मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं। मैं सिर्फ जो चीज कहना चाहता हूं वो ये कि मैं बिना उदाहरण की बात कह रहा हूं, ये जिससे किसी को मन में कष्ट ना हो। भाषा का स्थान मीडिया में नहीं है। भाषा की तरक्की अगर हमें पढ़नी है, भाषा की तरक्की को जानना है, तो हम ये देखें कि भाषा को कितने लोग पढ़ते हैं। मसलन गजल सारा देश गाता है, लेकिन क्या उर्दू जानते हैं लोग? नहीं जानते। गजल जानने के लिए यह जरूरी है कि वह उर्दू पढ़ें, पढ़ाएं। तो जिस देश में गजल तो सारा देश गा रहा है और गजल सारा देश सुन रहा है, लेकिन उर्दू नहीं पढ़ाई जाती, उर्दू के प्रति नफरत बढ़ी जाती है, तो आप गजल को बचाएंगे कैसे? सिर्फ जगजीत सिंह, चित्रा सिंह के जरिए, या आप गालिब के जरिए? गालिब को पढ़ाए बिना क्या गजल बचाना संभव है? आप उर्दू को पढ़ाएंगे नहीं, उर्दू के छात्रों को महत्व नहीं देंगे, उर्दू के साहित्य को महत्व नहीं देंगे, लेकिन गजल बहुत जनप्रिय है, हम गजल सुनते हैं। अरे गजल तो सुनते हो लोग, क्या उर्दू को जानते भी हो? नहीं। तो मीडिया में यह संभव है कोई भाषा जनप्रिय हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि नीचे उसका कोई ठोस सामाजिक आधार भी हो। गजल सबसे ज्यादा सुनी जाती है, लेकिन उर्दू सबसे कम पढ़ाई जाती है, और उर्दू सबसे कमजोर भाषा है। सबसे खराब स्थिति है उसके मीडिया की, सबसे खराब स्थिति है प्रिंट टेक्नोलॉजी की और प्रिंट जगत की। उर्दू कहां पैदा हुई थी? उर्दू पाकिस्तान में पैदा नहीं हुई थी, उर्दू हिंदुस्तान में पैदा हुई थी। अवधी और भोजपुरी की जो दुर्दशा हुई है, मैथिली की और दूसरी भाषाओं की जो दुर्दशा हुई है, वही दुर्दशा उर्दू की भी हुई। आप क्या सोच रहे हैं कि भाषाएं कमजोर हो जाएंगी तो हिंदी बच जाएगी? नहीं, हिंदी भी कमजोर होगी। जिस तरह से एक शरीर में किसी भी जगह चोट लगती है ना, तो सारा शरीर तिल मिलाता है। पैर के नाखून में चोट लगती है तो सिर में दर्द होता है, पीड़ा होती है। कोई भी एक भाषा अगर क्षतिग्रस्त होगी तो पूरा समाज क्षतिग्रस्त होगा।
और जब तक हमारे अंदर ये भाव नहीं आएगा, हम भाषाओं को बचा नहीं सकते और हिंदी को भी बचा नहीं सकते। अंत में एक उदाहरण देकर मैं बात खत्म कर रहा हूं, ये चेतावनी के तौर पर उदाहरण दे रहा हूं मैं खाली। ये अरब देश है ना, जहां के तेल के कुएं सबसे ज्यादा हैं, जहां सबसे ज्यादा संपत्ति और वैभव है। आप जान लीजिए कि जहां तेल पैदा होता है वहां की भाषा जो अरबी है, उस अरबी के पढ़ने पढ़ाने की उच्च श्रेणी की कोई बहुत बेहतरीन व्यवस्था वहां नहीं है। अगर वहां पर कोई काम करना होता है तो लोगों को सीधे अमेरिका आना होता है। आज भी सबसे अच्छे उर्दू के रिसाले कहां से पब्लिश होते हैं? कनाडा से और शिकागो से। उर्दू पैदा हुई हिंदुस्तान में, उर्दू बोली जाती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, लेकिन सबसे बेहतरीन रिसाले कहां पब्लिश होते हैं? कनाडा और शिकागो से। आने वाले समय में यह स्थिति होगी कि हिंदी के भी रिसाले सबसे अच्छे कहां से निकलेंगे? कनाडा से और अमेरिका से, हिंदी से नहीं निकलेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि हम अपने यहां हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण की गंभीरता से तैयारी करें और हिंदी को नए युग के अनुरूप उसके पाठ्यक्रमों को हम परिभाषित करें, नए सिरे से उनके पाठ्यक्रमों पर चर्चा करें और ये जो अनटचेबल भाव है पॉपुलर कल्चर के प्रति, इस अनटचेबल भाव को छोड़ें। इससे साहित्य समृद्ध होगा, हिंदी के विद्यार्थी समृद्ध होंगे और उनकी संभावनाएं खुलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।